नमस्कार, मैं शिवशेखर पांडे सार्थक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करनी है वो वास्तव में एक ऐसा रोचक विषय है जिससे भारतीय तो ज़्यादा रोचक है, उनको रोमांच आ रहा है क्योंकि भारत का एक वैश्विक स्तर और उसकी परिकल्पना यहाँ पर देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूँ G20 की। मेरे पीछे बोर्ड पर कुछ डाटा लिखा हुआ है, पहले मैं उनसे आपको परिचित करा दूँ। G20 अर्थात ग्रुप 20 देशों का ये संगठन है। इसका स्थापना वर्ष 1999 माना जाता है। 1999 से 2008 तक यहाँ हमेशा विदेश मंत्रियों की बैठक होती रही और वास्तव में इसका केंद्र बिंदु जो था वो अर्थव्यवस्था थी। डिस्कशन भले फॉरेन मिनिस्टर करते हों, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मिलते हों, अर्थव्यवस्था के जानकार बैठते हों, लेकिन उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का। 2008 एक ब्रैकेट में लिखी हुई डेट आपको दिख रही होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 2008 से यह सम्मेलन मंत्रियों के सम्मेलन की बजाय शिखर सम्मेलन में बदल गया और इस तरह से 17वां शिखर सम्मेलन अभी बाली में, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पे समाप्त हुआ है, संपन्न हुआ है। 18वें की कमान बाली द्वीप में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है, अर्थात 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत के नेतृत्व में होगा और उसकी हमने जो लोगो या स्लोगन रखा है वो वसुधैव कुटुंबकम है। इसका अर्थ हुआ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मैं भी इस पर डिस्कशन करने वाला हूं कि ऐसा लोगो हमने क्यों रखा है या इस मोटो को हमने क्यों चुना है। 17वें का जो स्लोगन रखा गया या ध्येय वाक्य रखा गया वो था रिकवर टुगेदर, रीगवर स्ट्रांगर। इस पर भी मैं भी चर्चा करने वाला हूं कि 17वें बाली का रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर क्यों रखा गया। आइए जरा चर्चा कर लें। G20 2008 में शिखर सम्मेलन में बदला। 1999 में इसकी स्थापना हुई। इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी इसमें शामिल है। 2008 में ऐसा क्या हुआ कि शिखर सम्मेलन की जरूरत पड़ गई, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ स्थितियां आज भी उसी तरह की बनी हुई हैं। 2008 में सब प्राइम संकट के कारण अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया। सब प्राइम संकट एक सरल शब्दों में जान लीजिए कि बैंकों ने गारंटी को बहुत अधिक महत्व ना देते हुए लोन बांट दिए। मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है और जब कंपनियों को रिकवर करने की जरूरत हुई तो वो उतना पैसा वो रिकवर नहीं कर पाए। आपको भी पता होगा उस दौर में अगर आप सर्च करेंगे तो लेमन ब्रदर्स वगैरह करके कई बैंकें थीं जो बड़ी तेजी से कोलैप्स होने लग गई, टूटने लग गई। इसके कारण पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आ गई। परिणाम स्वरूप 2008 में इसके लिए 20 देशों के प्रमुख एक साथ बैठे और उन्होंने कहा एक इंजन पर चलना कठिन होगा। अगर अमेरिका के ही साथ हम आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ाएंगे तो अमेरिका के टूटने पर पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए G20 को सामने लाया गया और उसकी महत्व का असर ये रहा कि 2008 के बाद आज फिर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही कि जहां G20 का महत्व बढ़ गया है। अब मैं बार बार कह रहा हूं G20 का महत्व इस बार बढ़ गया है, तो कारण है कि क्यों बढ़ गया है। देखिए, इस बार जब बाली में बैठक की गई तो कुछ मुद्दे ऊपर कर सामने आए जिन पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने चर्चा की और खुलकर बोले। पहली बार ऐसा था कि अमेरिका के सामने, रूस के सामने उन दोनों महाशक्तियों की पॉलिसियों को
विश्व के 18 देशों ने नकारा है। भारत ने भी अपने विचार बड़ी प्रखर तरीके से रखे हैं और बुलंदी के साथ उसको रखा कि ये स्थिति जो आज बनी है उनमें दो महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा टकराई है। पहला संकट है जियोपॉलिटिकल संकट, भू राजनैतिक संकट। युद्ध के जरिए अगर रसिया और यूक्रेन अपने युद्ध के जरिए अगर भौगोलिक क्षेत्र को बदलना चाहते हैं तो ये किसी भी तरह से पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि दुनिया के ग्लोब का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां आपस में किसी एक दूसरे देश के बीच द्विपक्षीय विवाद न हो। तो क्या युद्ध के जरिए अगर इनका हल किया जाएगा तो हम आधुनिक युग से निकलकर फिर मध्य युग में चले जाएंगे जहां तलवार से ही हर चीज का हल ढूंढा जाता था। तो कूटनीतिक प्रयास और उनकी आवश्यकता पर रोक लग जाएगी, धन की एक व्यापक हानि होगी और उस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति कुछ समय तक के लिए रुक जाएगी। तो पहला तो भौगोलिक भू राजनीतिक संकट पर चर्चा हुई और खूब जमकर इस पर कहा गया कि यह ठीक नहीं है कि युद्ध के सहारे किसी समस्या का हल ढूंढा जाए। दूसरा, ऊर्जा संकट। इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पश्चिमी जगत जो ज़्यादा विकासशील या विकसित देश हैं उन्हें ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रसिया की प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई वो ठप हो गई है। जो पश्चिमी जगत के देशों के लिए सस्ती पड़ती थी उन्हें अब महंगा पेट्रोलियम खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर सेंसन लगा रखा है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा संकट आर्थिक मंदी की तरफ लेकर जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा संकट था कोविड काल के बाद से अर्थव्यवस्था को रिकवरी के दौर में ले आना। मैंने इसीलिए चर्चा की थी ना कि बाली का जो मोटो है बहुत कुछ कहता है। वो कह रहा है रिकवर टुगेदर, एक साथ मिलकर ही हम उस चीज को फिर से रिकवर कर सकते हैं जो कोविड काल के पहले थे, और रिकवर स्ट्रांगर, और इतनी मजबूती से रिकवर करें कि कोविड काल वाला संकट जैसा फिर आए तो हमें उसका नुकसान ना भुगतना पड़े। हमें पता है इटली, फ्रांस, जर्मनी सहित दुनिया के सारे देश लॉकडाउन की स्थिति में आ गए थे, व्यापार ठप हो गया था। अमेरिका में भी बहुत मौतें हुई कोविड काल से और व्यापारिक स्थिति डामाडोल सी हो गई, और आज तक उसका असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण आयाम ये बन गया कि हमें जल्द से जल्द रिकवर करना होगा, और कैसे करना है, एक साथ मिलकर मजबूती के साथ रिकवर करना है। बात करें खाद्यान्न संकट की, यूक्रेन यूरोप जगत में गेहूं का बहुत बड़ा सप्लायर था और वहां युद्ध छिड़ने की वजह से एक संकट पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप अब खाद्यान्न का भी संकट सामने आया है। ऊर्जा और खाद्यान्न संकट ने आर्थिक मंदी का वातावरण तैयार कर रखा है। आपको भी पता है महंगाई की दर अमेरिका और उससे भी कहीं अधिक यूरोप के देशों में। आर्थिक संकट के आधार पर ही ब्रिटेन की चुनी हुई सरकार के एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया और दूसरे ने तो कह दिया कि मैं असफल रही इसलिए त्यागपत्र दे रही हूं। अब ऋषि सुनक ने उसी जिम्मे को उठाया है। मतलब आर्थिक स्थिति यूरोप के लिए भयावह होती जा रही, और इसमें ऊर्जा संकट, खाद्यान्न संकट का बहुत बड़ा रोल है। ऐसी स्थिति में नाटो को फिर से सक्रिय करने की बात करना अमेरिका की, यह निश्चित तौर पर इस संकट को और गंभीर कर सकता है, बढ़ा सकता है। मजेदार बात यह थी कि सभी चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन पूरे डायलॉग्स में कहीं भी रसिया का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि रसिया खुद G20 का सदस्य था और वो वहां पर उपस्थित था। सबने कहा युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन रसिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाए ये लाइन किसी ने नहीं कही। तो सोचने वाली बात है कि रसिया का असर संगठन में कितना पड़ता है। इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या रहे, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई चीजें उठाई। अब बात यह है क्योंकि अगला अध्यक्ष भारत है। दूसरा, हमें यह भी देखना होगा कि दक्षिणी गोलार्ध का वो इकलौता देश है जो यहां पर उपस्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा है, चाहे वो आसियान के माध्यम से कर रहा हो, चाहे बिमस्टेक के माध्यम से कर रहा हो, उसकी एक अपनी अलग अप्रोच है। और इसलिए पूरी दुनिया भारत को दक्षिण एशिया के हिस्से का बड़ा लीडर मानते हुए सुनती है। तो दक्षिण एशिया की लीडरशिप के कारण भारत की बातों को सुना भी गया। भारत एक लौता ऐसा देश है जो शायद अमेरिका से लेकर जापान तक बच्चा बच्चा जानता है कि रसिया का जिगरी दोस्त है।
साथ ही साथ अमेरिका को भी वो संतुष्ट रखता है। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, बाइडेन साहब पीछे से आए, हाथ मिलाया, बातचीत की। फिर जब मैंग्रोव वन में, फॉरेस्ट में लोग पेड़ लगाने के लिए गए तो वहाँ पे भी वो सलूट करते हुए दिखे। हालांकि कई पड़ोसी देशों को हमारे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी भारत का बढ़ता हुआ कद इससे पता चलता है। इम्पॉर्टेंट ये था कि आज अमेरिका इतना ज़्यादा क्यों हमें महत्व दे रहा है। कारण क्योंकि हमारे साथ दक्षिण एशिया की एक बड़ी आबादी जुड़ी है, एक बड़ी मार्केट जुड़ी है। श्रीलंका के लोग अपने मंदी के दौर में अमेरिका को नहीं बल्कि भारत को देख रहे थे। उनकी नाराजगी भी थी तो भारत से थी, उनकी प्रसन्नता भी थी तो भारत पर थी। तो भारत इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से भी और इकोनॉमिकल ढांचे के तौर पर भी बहुत स्ट्रांग है। तो भारत अगला अध्यक्ष चुना गया है G20 का। भारत ने जो मुद्दे उठाए जरा उनको गौर से देखते हैं। उसने सीधे शब्दों में कहा कि आने वाले समय में युद्ध नहीं कूटनीति का रास्ता होगा। ये तो बात हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने संघाई सम्मेलन के दौरान ही कह दी थी। वहां पर उन्होंने साफ कहा था कि युद्ध नहीं, अब ये दौर युद्ध का नहीं है, कूटनीतियों का दौर है। और इस बात को पूरी दुनिया के समाचार पत्रों ने हेडलाइन के तौर पर रखा कि किसी ने पहली बार पुतिन से डायरेक्ट कहा है कि युद्ध छोड़ दीजिए। दूसरा, भारत ने एक मुद्दे को और अच्छी तरह से उठाया है। हम जब रसिया से तेल या पेट्रोलियम ले रहे थे तो अमेरिका सहित कई देशों में खलबली थी। ओपेक ने भी कहा कि यह गलत है, अगर आपने सेंक्शन लगाया है तो भारत क्यों ले रहा है, और आप चाहते हैं कि ऊर्जा संकट भी ना हो। तो कोई एक कड़ी आपको छोड़नी होगी जो दोनों को लिंकअप कर सके। ये बात भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर आज भी अगर इस दौर में जब ऊर्जा संकट है फिर भी आप कोई एक रास्ता भी नहीं खुला रखना चाहते तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे। अगर भारत वो पेट्रोलियम लेकर यूरोप जगत को सप्लाई कर रहा था और आपने रोक लगाने की कोशिश की तो ऊर्जा संकट खत्म कैसे होगा, किसके जरिए खत्म होगा। तो सोचने वाली बात है ना कि अगर एक देश जो दोनों के बीच कड़ी का काम कर रहा है तो आप उसको लीडरशिप दीजिए कि जल्दी से जल्दी वो खत्म कराए। कम से कम रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के युवा का भविष्य क्यों बर्बाद हो, यह भी हमें देखना होगा। भारत ने इस पर भी पुरजोर प्रयास किया कि यूएनओ जो अपनी प्रासंगिकता आप खो रहा है उसे फिर से मजबूत करने की जरूरत है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने खड़े होकर 20 ताकतवर देशों के सामने कहा हो कि यूएनओ अपने महत्व को खो रहा है। यूएनओ का एक भी डिक्लेरेशन, कोई भी घोषणा ना रसिया सुन रहा है ना यूक्रेन मान रहा है। साथ ही साथ खुद अमेरिका भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। यूएनओ ने कहा कि कोई हथियार की सप्लाई ना हो और रसिया से कहा कि बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आए। हम सब जानते हैं कि हर न्यूज़पेपर में छप रहा है कि अमेरिका हथियार दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, ब्रिटेन देता रहेगा, जर्मनी देता रहेगा। तो कहां से युद्ध रुकने वाला है। अब अगर यूएनओ की स्थिति वही हो रही है जो लीग ऑफ नेशन की 1920 में थी तो और बड़ा संकट है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके लिए भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि वो G20 को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकल मजबूत हैं तो इनको भी अब पॉलिटिकली मजबूती के साथ उतरना होगा। एक तरीके से वहां बैठे हुए कुछ देशों को खुला मैसेज था, जैसे अमेरिका यूएनओ की अवहेलना कर देता है, उसकी किसी घोषणा, किसी चार्टर एक्ट से वो नहीं बंधा है। चीन बार बार करता है, गलवान घाटी में उसका हस्तक्षेप क्या यूएनओ के चार्टर्स का पालन था? बिल्कुल नहीं था। रूस, इन सभी देशों को खुला मैसेज था कि यूएनओ के ऊपर आप मत जाइए, यूएनओ के अंदर रहकर काम करिए, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। तो अगर यूएनओ की मजबूती चाहते हैं तो यूएनओ के नियमों को, कायदों को मानना भी होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों का भी उन्होंने उल्लेख किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थितियां थी लगभग वही है। कारण देखिए, कोविड काल के बाद इकोनॉमिकल व्यवस्था बड़ी तेजी से गिरी है और इकोनॉमिकल व्यवस्था अगर गिरती है तो फिर आपको भी पता है स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी और उससे जुड़ी हुई समस्याएं जन्म लेती हैं। मतलब हम वहीं चले जाते हैं जहां से हमने स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विनाश की एक भयंकर लीला जब समाप्त हुई, विनाश का दौर खत्म हुआ,
तो भी हम वहीं खड़े थे जहाँ से हमको शुरू करना था, जहाँ से हमने विकास की यात्रा शुरू की थी। दूसरा, कोविड काल के कारण जनहानि और आर्थिक हानि दोनों हुई है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेडिकल के क्षेत्र में हुआ है। तो हमने यहाँ पर फोकस किया और अपनी बातों में हमने कहा, अर्थात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोविड काल जैसी स्थिति से निपटने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, साथ ही साथ मेडिकल बेस को मजबूत करना होगा और विकसित और विकासशील दोनों को बराबर का सहयोग करना होगा। क्योंकि कोविड से अगर हम निकल पाए तो जिसके पास जो मेडिसिन थी वो हमने एक दूसरे को बिना संकोच शेयर करके इस पर जीत प्राप्त की है। आपको भी पता है, भारत की टीका दुनिया के कई देशों में भेजा गया। हमने अपने यहाँ से दवाई अमेरिका को दी और अमेरिका से या अन्य देशों से जो सुविधाएं हमें मिल सकती थी, रूस का टीका भी हमारे यहाँ लगा। क्लियर? तो हम अगर मेडिकल के तौर पर एक ढांचा नहीं खड़ा कर पाएंगे मिलकर, तो ऐसे किसी भी वैश्विक महामारी के समय हम फिर से बैकफुट पर आकर जाना पड़ेगा या बैकफुट पर हम आ जाएंगे। तो बचने के लिए यही जरूरी है कि एक वैश्विक ढांचा मेडिकल का तैयार किया जाए और वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। आने वाली बीमारियों के खतरों को पहले से चिन्हित करने की कोशिश की जाए, एक रिसर्च टीम उस पर काम करे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप रखे थे, सबसे ज़्यादा यूएनओ की आलोचना हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि यूएनओ की आलोचना किन किन मुद्दों पर। सबसे पहले रूस का विवाद हम देख ही रहे हैं कि रूस की स्थिति में यूएनओ असफल रहा, युद्ध को नहीं रोक पाया। अभी हाल ही में सऊदी अरब और ईरान का मुद्दा गर्म हो गया था, वो सब अमेरिका को देख रहे थे, यूएनओ पूरा गायब था। रोहिंग्या की समस्या में यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। क्लियर? तो जहां शरणार्थियों की समस्या आई वहां वो दूसरे देशों पर बटन डाल देता है। इस स्थिति में यूएनओ, पर्यावरण को भी मैं जोड़ लूं इसी में, पर्यावरण के इतने सम्मेलन कराता है लेकिन किसी भी डायलॉग को 100% अचीव आज तक नहीं कर पाया है। चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, उससे अमेरिका ही निकल जाता है। तो अगर आप अपने ही डिक्लेरेशन को, घोषणाओं को फॉलो अपने ही देशों में नहीं करा पा रहे हैं, सदस्य देशों में, तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की विचारधारा कहाँ पूरी होती है। तो यूएनओ को भी मजबूत अगर होना है तो जाहिर सी बात है जो उसको सुपरसीड कर रहे हैं, जो उससे ऊपर निकलने का प्रयास करते हैं, उनको नियंत्रण में आना होगा। और वो ऐसे देश, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका, चीन, रसिया, इन सब की महत्वाकांक्षा यूएनओ को भी छोटा कर दे रही है। खुले शब्दों में अगर बात की जाए G20 में भारत की क्या भूमिका है, देखिए भारत अब अध्यक्ष है। भारत के सामने इस अध्यक्षता के दौरान कई मुद्दे उठाने का अवसर है। जैसे हमें दक्षिण एशिया के देशों को भी लेकर चलना होगा, उनका नेतृत्व करना होगा, उनकी समस्याओं को आर्थिक प्लेटफॉर्म पर रखना होगा। और इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम दक्षिण एशिया के देशों की जो समस्याएं हैं उनको उठाएं, कैसे उन पर टैक्सेशन के कारण उनके निर्यात को रोका जाता है, तो उस चीज़ों को भी हमको उठाना है। दूसरा, दक्षिण एशिया की लीडरशिप के कारण हमें हमारी भौगोलिक जो स्थिति है वो तो मजबूत होगी ही, भू राजनीतिक स्थिति, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भी हम मजबूत दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान और चीन जैसे अविश्वसनीय पड़ोसी भी हैं जिनका रवैया कभी भी हमारे विपरीत हो सकता है, और फिलहाल अधिकतर रहा ही है। तो ऐसी स्थिति में हमें दोस्तों की अधिक जरूरत है और उन देशों की जो खासतौर से तेजी से उन्नति करना चाहते हैं। बांग्लादेश काफ़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं कि उसकी समस्याओं को G20 पर रखा जाए। दूसरा, श्रीलंका को फिर से आगे लाना है, क्योंकि श्रीलंका के कारण हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। तो G20 का उपयोग हमें दक्षिण एशियाई देशों के समूह के रूप में भी करना होगा। दूसरा, चीन की जो संदिग्ध भूमिका है, चीन का जो व्यापार करने का तरीका है, उसने पूरी दुनिया को सशंकित कर रखा है। आपको याद होगा 2008 में जब ये बात शुरू हुई थी तो दुनिया ने दो देशों की मार्केट को सबसे पहले रखा था, चीन और भारत। आपको भी पता है चीन में ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसी दौरान निवेश करना शुरू किया था, उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का लाभ उठाना शुरू किया था। लेकिन चीन की बदलती हुई भूमिका जो करीब 2012-13 के बाद से धीरे धीरे शुरू हुई और 19
18-19 में तो बहुत तेजी से बदली। इसने पूरी दुनिया को सशंकित कर दिया है और चीन छोड़कर अब बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही। चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के तौर पर हम हैं, अर्थात अगली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन का अविश्वास भारत के विश्वास में अपने आप वृद्धि कर रहा है। भारत जहां जहां भारतवंशी हैं, उनके गुड बिहेवियर और उनके बेहतरीन कार्य की वजह से भारत का सम्मान और तेजी से बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं ना कि प्रवासी भारतीयों की भी देन भारत के उत्थान में सहायक हो रही है। तो भारत चीन की जगह को रिप्लेस कर सकता है और चीन अपनी संदिग्ध भूमिका के कारण पीछे चला गया। दूसरी चर्चा मैं कर दूं, इस स्थिति में अगर आप नोटिस करिए तो पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई दिख रही है। चीन, उत्तर कोरिया, रसिया एक गुट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो खुले तौर पर हैं। पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिका, यूक्रेन सहित ये अलग खेमा दिख रहा है। कुछ कह रहे हैं युद्ध खराब है, कुछ कह रहे हैं युद्ध सही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि युद्ध का दौर ही नहीं है, कूटनीति का दौर है। इकलौता देश भारत ऐसा है जो इन दोनों खेमों से उसके संबंध मधुर हैं। ऐसी स्थिति में भारत अब एक लीडिंग रोल में आ सकता है। निश्चित तौर पर हमें गलतफहमी में नहीं रहना है कि भारत रसिया और अमेरिका के बीच मैत्री करा देगा, भारत रसिया और अमेरिका को सुपरसीड कर जाएगा। ये गलतफहमी में हमें नहीं रहना, क्योंकि शीतकालीन युद्ध के दौरान भी हमने देखा है, क्यूबा मिसाइल संकट वगैरह के दौरान हमने जब जब वर्ल्ड पावर को चुनौती दी है, हमें दिक्कतें हुई। हमें अपनी दहलीज में रहते हुए प्रयास करना है, हालांकि दहलीज को बढ़ाते रहना। हम अब व्यवहारवादी विदेश नीति पर काम करें, वो अच्छा। उसके लिए G20 हमारे लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बात अगर करें अगले मुद्दे की, पर्यावरण की, तो हमें अफ्रीकन देश, दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण अमेरिका के देश, इन पर ज़्यादा विश्वास करना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। विकसित देशों को फिर से पर्यावरण से जोड़ पाना कठिन है, क्योंकि वो उनके ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन डालेगा। लेकिन जो देश आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उन गलतियों से रोका जा सकता है जो विकसित देशों ने की है। तो हमें उनकी भरपाई करनी होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी भरपाई के लिए जो धन मुहैया कराना होगा वो विकसित देशों को कराना होगा, और वो इस मामले में बार बार पीछे हट जाते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी विकसित देशों के लिए बहुत जरूरी होगा। भारत की भूमिका दक्षिण एशिया का नेतृत्व करने, साथ ही साथ चीन को रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करने के साथ साथ भू राजनीतिक संकट जो यूरोप का है, उसमें भी एक निर्णायक रोल अदा कर सकता है। मुझे उम्मीद है G20 के इस पूरे डिस्कशन के दौरान जो पॉइंट्स मैंने उठाए हैं वो शायद आपके लिए लाभकारी हों और आपको अच्छे लगें। सार्थक एकेडमी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों शुरू की हैं। तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर भी है, मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिखकर। और बैच के लिए UPPCS के साथ साथ एक दिवसीय एग्जाम जैसे SSC GD इत्यादि के जो एग्जाम है, उनकी GS की ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।